नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने नींद में भी कैरी करते हैं, सही? जी हाँ। इसीलिए कभी डर के उठते हैं, कभी मुस्कुराते हुए उठते हैं। किसी दिन लगता है वाओ, आज तो दुनिया जीत लूँगा। किसी दिन लगता है सच्ची जी मन नहीं कर रहा है। राइट? यस। इमोशनल यूर्स हमारी कंपनी पिछले 3 साल से इन्हीं ह्यूमन इमोशंस पे काम कर रही है। इसमें हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस पे बहुत सारे काम किए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें आए हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमने ऑब्जर्व किया कि आप एक नॉर्मल इंसान, हमारे जैसे लोग अपने मन की बात जल्दी कहते नहीं। राइट? हमें लगा कि शायद किसी मित्र की आवश्यकता है, तो हमने ये एक पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की और इस सीरीज में हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपके मन का एक मित्र हो, जो आज मैं हूँ। और हमारे मन के मित्र के साथ मिलने के लिए आज हमारे साथ आई हैं शताक्षी। नमस्कार शताक्षी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक आप यू। कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आपको जब ये पता चला कि एक पॉडकास्ट के लिए मुझे जाना है, तो किस तरह की फीलिंग्स आई आपको? कैसे इमोशंस डेवलप हुए? थोड़ा नर्वसनेस था बिकॉज फीलिंग्स के बारे में बोलना इज़ नॉट इजी एट ऑल, एंड थोड़ा एक्साइटमेंट दैट ओके समवन वुड बी देयर टू लिसन, जो आजकल के ज़माने में बहुत कम हो गया है कि सुनने वाला कोई है नहीं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, सुनने वाले कम हैं, बोलने वाले ज़्यादा हो गए। चलिए आपके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे रहा? पढ़ाई लिखाई के विषय में थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल। तो आई वॉज बॉर्न इन पटना, बट मेरा ब्रिंगिंग अप जो भी है इट हैज़ बिन इन NCR. So first Noida, first 2 years, 2000. I'm 2000 born, so 2005 we shifted to NCR, and Noida, then Indirapuram. So school shifting भी काफ़ी रहा, and in the meanwhile मैं friends भी काफ़ी बने. So that's about my school life. Then college, I went to college in SRN Chennai. सो वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा सर्कल बना कंपेरेटिवली, एंड दैट्स अबाउट इट। राइट, सो 2000 बॉर्न, तो आजकल का जो बजवर्ड है जेन जी, आप उसी ग्रुप में हैं? करेक्ट है। जेन जी के अलग चैलेंजेस हैं, जेन जी के अलग एक इम्प्रेशन आजकल सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, बहुत तरह से बातें होती हैं। सो आपकी स्कूलिंग जो आपने कहा एनसीआर में ही ज़्यादा समय बीता, और आपने कहा यू वर बॉर्न इन पटना। सो क्या आपकी फैमिली बिहार को बिलोंग करती है? जी रूट्स आपके बिहार के हैं? जी। जी हाँ। सो आप पटना बॉर्न हुए, मतलब आप लोग के पेरेंट्स गए थे पटना, या फिर वो आप लोग उस समय पटना में ही रहते थे? नहीं, हम लोग उस समय पटना में ही रहते थे। देन वी शिफ्टेड टू NCR इन 2005। तो ये शिफ्टिंग का कारण क्या था, फ्रॉम पटना टू पापा एनसीआर? का बिजनेस, पापा वॉज स्टार्टिंग हिज न्यू बिजनेस इन NCR, तो उसके लिए वी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो आप तो बहुत छोटी रहेंगी, इसे आइडिया नहीं होगा, बट आपकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमने देखा है कि एनी चेंज इज रेजिस्टेड। सो कहीं फैमिली में या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में किसी तरह का रेजिस्टेंस रहा कि हम बिहार से उठ के दिल्ली की ओर जा रहे हैं? नहीं, इस मामले में हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ ऑलवेज इन वेरी सपोर्टिव। सो वैसा कभी हमें फील हुआ नहीं दैट हम लोग कहीं से उठ कर आ रहे हैं। एंड व्हेन आई वाज इन पटना, तो मैंने नर्सरी बस शुरू ही किया था व्हेन आई केम हियर, तो मेरे लिए उतना बड़ा चेंज नहीं था जितना मेरे पेरेंट्स के लिए रहा होगा, वेयर दे स्पेंड देयर 30-40 ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स। तो कुछ किस्से या कहानियाँ याद हैं पेरेंट्स के विषय में, जब शिफ्ट होने के बाद किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, एडजस्टमेंट इश्यूज हुए हों? ऐसे मैं बहुत छोटी थी तो इतना तो याद नहीं रहेगा, बट एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स थोड़ा तो करना पड़ता ही है हर किसी को, एज ए जनरल अगर मैं देखूं। और यहाँ पर दिल्ली में फैमिली थी हमारी, मतलब जान पहचान के लोग थे, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए भी। मैं जब स्कूल स्टार्ट करी तो मेरे जान पहचान का कोई वहाँ पर था, तो इतना ज़्यादा मुझे भी चैलेंजेस फेस नहीं हुआ था टू एडजस्ट। फिर धीरे धीरे और फ्रेंड्स भी बने सोसाइटी में, स्कूल में।
So are you a single child? No, I also have a younger brother. Oh, the younger brother. So when we shifted to Delhi, he was only 1. So वो बहुत छोटे थे. तो उसके लिए तो और ज़्यादा मतलब इतना एडजस्टमेंट का नहीं था. आई रिमेंबर उसे जब लेकर आ रहे थे हम लोग दिल्ली, तो उतना मुझे थोड़ा सा याद है व्हेन वी वर इन द ट्रेन. सो उसके साथ का एडजस्टमेंट नहीं था. एंड ही इज़ समवन जो इसे बहुत ईज़िली फ्रेंडशिप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो उसका बहुत अच्छा एडजस्टमेंट का जर्नी उसका कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, तो ये अगली जो आपकी लाइफ रही, आप जैसा आपसे समझ रहा हूँ कि आपके और आपके छोटे भाई के बीच में बहुत ज़्यादा एज का गैप ऐसा नहीं रहा. तो शुरुआती 10 साल किस तरह से आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग थी? वो होता है ना, सिबलिंग राइवलरी होती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी होता है. तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे आपके वाइल इन योर अर्ली 10 or 12 years of your life? So my brother and I in the past few years, 3 to 4 years, we have grown closer. But that happens when you grow older, when you mature. Siblings में rivalry तो हमेशा रहती है, that goes without saying. So उसका मेरा we used to fight, of course. और उसके अलावा छोटी मोटी लड़ाई, मतलब टीवी मैं देखूँगा, मुझे ये शो देखना है, तो जो बेसिक राइवलरी होती है, उसे ये पसंद है, ये बनेगा घर पर, या मुझे ये पसंद है, वो बनेगा घर पर. तो वो डिसएग्रीमेंट्स ये सब रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग ईच अदर, कि अगर उसे कहीं पर, आई हैव ऑलवेज बिन द काइंड ऑफ मदर का इंस्टिंक्ट काइंड ऑफ. सो मेरे मतलब अगर कभी कुछ गड़बड़ हुई तो इट्स ऑलवेज शुभांग ऑलवेज कम्स टू मी कि पापा मम्मा से बचाना है, ये हो गया है. तो वो वाला जो क्लोजनेस है, वो वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट हैज़ ऑलवेज बिन बिटवीन अस. सो हम लोग को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, या एक दूसरे से बात शेयर करने में उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती है. और अभी तो बिल्कुल भी नहीं. शुभांग को थोड़ा, ही इज़ अ बिट रिजर्व्ड इन दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू हिज फीलिंग्स. सो बट वो थोड़ा खुलते हैं मेरे साथ. शुरू से ऐसी रही है उनकी थॉट प्रोसेस, या उनका ये बिहेवियर जो अपने आप को खुल के बात नहीं करना, या रिजर्व लेटर नेचर स्टेजेस में कभी आई? रिजर्व नेचर उनका हमेशा से रहा है. बट वो जिनके साथ कंफर्टेबल है, उनके साथ फीलिंग्स अभी भी एक्सप्रेस करने के लिए वो हर किसी के पास नहीं जा पाते हैं. लेकिन जो उनका थोड़ा सा, अगर किसी के साथ कंफर्टेबल है, तो अपने आप को, नॉट फीलिंग्स बट अपने आप को, अपनी हैप्पीनेस को, नॉट नेगेटिव इमोशंस की, थोड़ा नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा जो होता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड और समथिंग, वो तब कभी शायद ना आ जाए. लेकिन जब उन खुश होते हैं तो वो एक्सप्रेस करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है. तो खुशी एक्सप्रेस करते हैं, अपने सैडनेस या हाँ. अपने किसी डीप थॉट को वो अपने तक ही रखते हैं. और आपसे भी शेयर किया नहीं किया? अब करते हैं? अब करते हैं. डीप थॉट्स जो होते हैं उसके लिए हमेशा दीदी. कभी गुत्थम गुत्थी हुई नहीं आपस में, जब पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर बन के आना पड़ा कि तुम इधर, हुआ है ऐसा? रेगुलर हुआ है? बिल्कुल हुआ है. एक दूसरे को तकिया से मतलब मारना, और बहुत तेज़, मतलब बहुत हुआ है वैसा कि एकदम पापा मम्मा को बोलना पड़ा है कि you two be in 2 different rooms, you are not going to see each other till the time you sort this out and sort your mind out. इसमें पहले झुकता कौन था, नरमी कौन लेके आता था? मैं. आप बड़ी होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे आप. फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा पूरे इस दौरान में जब भी आपकी स्कूलिंग हुई? फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा. माई मदर वॉज ऑलवेज शी वॉज अ स्कॉलर व्हेन शी वॉज इन स्कूल. तो मेरा स्कूलिंग का मतलब मेरा मैक्सिमम जो पढ़ाई कराना था, मेड बी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, मम्मा ही देखती थी. माई फादर इज़ मोर इनटू मैथ्स, तो मैथ्स और उनका अकाउंट्स, सो उसमें कुछ भी हेल्प होता था तो दैट वाज ऑलवेज माय फादर हु हेल्प मी. तो मुझे स्कूल लाइफ में कभी भी एकेडमिक्स को लेकर चैलेंजेस फेस नहीं हुए कि मैं इस सब्जेक्ट के किसके पास जाऊँ या
क्या करूँ. Apart from that, my grandmother, who used to visit us on a regular basis every 2-3 months. सो हमारा जब इनिशियल स्टेजेस में जब हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे या हिंदी पढ़ना सीख रहे थे, सो शी यूज टू टेक डिक्टेशंस. सो हम लोग नोटबुक रखते थे, वो डिक्टेट करती थी, हम लिखते रहते थे. तो उससे हमारा राइटिंग्स का स्पीड बढ़ता था. तो मुझे हमेशा से फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है व्हेन इट कम्स टू माय अकेडमिक्स. तो आपकी दादी इंग्लिश की डिक्टेशंस आपसे तो करवाती थी? हाँ, मेरी दादी वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड. शी स्टडीड टिल 10th, बट बेसिक इंग्लिश ही न्यू, और वो पढ़ती रहती थी तो मैं उसके साथ लिखती थी, और हिंदी का भी वैसे ही था. तो दोनों ही लैंग्वेज में मेरा राइटिंग स्पीड बढ़े, इसलिए मेरी दादी, हम दोनों का, मेरा भाई और मैं हम लोग साथ में बैठ कर लिखते थे. तो इट सीम्स लाइक अ वेरी क्लोज निट फैमिली. आप लोगों की पूरी जनरेशन, 10 जनरेशन विल बी सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग स्टडीज, लंच, टीवी. स्टूडेंट कैसी थी आप? हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज अ स्कूल गर्ल In इन द a scale एकेडमिक्स? of 10, I would rate myself as 6 to 6.5. 12वीं में कितने नंबर आए थे? 75%. हाँ, तो फिर 6 क्यों रेट करो, 7 रेट करो, हैं? 6 to 7. 6 to 7 वैसा रहा है. तो नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं एक बार कुछ पढ़ ली, रट ली, तो उसके बाद आप मुझे भुलवा नहीं सकते हो चीज़. अच्छा. एक या फिर एक बार, और जहाँ पर मैंने इसे रट लिया तो वो आता था हिस्ट्री में. एंड अगर मुझे कहीं पर समझ के लिखना है, आई लव टू रीड, आई लव टू राइट. तो मुझे अगर मैंने एक बार कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, मन से पढ़ा तब समझ लिया, तो मुझे वो चीज़ मतलब आप मुझे 1 लाइन लिखने बोलेंगे, मैं 5 लाइन लिख कर दे दूँगी. मेरा वैसा वाला होता है. तो आई वुड नॉट रेट माई सेल्फ एज अ स्कॉलर स्टूडेंट, बट आई वॉज अबव एवरेज. अभी आपका, जैसे हम जानते हैं आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, तो क्या ये प्लान्ड था या रैंडमली आपने कुछ करियर ऑप्शन ले लिया? Honestly speaking, was very very random. So I wanted to go into journalism. As I said, I love to write, I love to read, and my mother was a journalist. So, but when I told my mother, she said that part is not made for you. So we were just talking to one of my society mates, and he said that he was in 12th, I was in 9th at the time. सो उनसे जब मम्मा बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग इनटू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट. सो मम्मा ने फिर वो उसके बारे में रिसर्च किया. मम्मा से दैट दिस इज़ ऑल्सो गुड करियर, इट्स अ बिल्डिंग करियर. जब मैंने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया था, तब आज आप मूवीज़ में भी देखेंगे कि होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर देखा जा रहा है, लेकिन उस समय होटल मैनेजमेंट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड. मुझे कुछ नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट भी कोई करियर होता है, उसमें कुछ आप अपना करियर बना सकते हैं. ये उस समय कितना पहले था? हम 2025 में बैठे हैं. दिस वाज इन 2014. मतलब 10-11 साल हाँ, पहले. 10-11 साल पहले, जब होटल मैनेजमेंट को ऑनेस्टली उस समय ख़राब माना जाता था कि भाई तुम किसी और को सर्व करोगे खाना, या तुम किसी और के लिए खाना बनाओगे, या तुम किसी कहीं पर बेड ठीक कर रहे हो एंड यू आर क्लीनिंग वॉशरूम्स, बिकॉज हाउस कीपिंग में होता है वो चीज़. सो उस समय कोई भी इतना नहीं. तो ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपकी फैमिली से आए, सोसाइटी से आए, या आपने कहीं ऐसा कुछ सुना किसी को बात करते हुए, या एक जेनरिक आइडिया आपने बना लिया खुद से ही? नहीं, ये जेनरिक आइडिया नहीं था. ये एक्चुअली जब मैंने अपने फैमिली में, मतलब मम्मा से तो मुझे आइडिया आया था, बट व्हेन आई टोल्ड माय फादर, सो ही वाज नॉट वेरी सपोर्टिव एट स्टार्ट. सो उन्होंने भी जब इधर उधर बात की तो उन्हें भी यही सब मिले उनके पीयर्स से कि होटल मैनेजमेंट क्या है, कोई नहीं जानता, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ. आज भी इंजीनियर, डॉक्टर सबसे पहले आता है. तो होटल बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं था. बट उस समय एक हम लोग के घर में कोई वेडिंग था, एंड जो जिनका शादी था, उनके कज़न थे जो होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, वो कोची से. सो उनसे बात की मेरे फादर ने, एंड उन्हें पता चला कि कितना बडिंग करियर है ये, एंड कितना अच्छा लाइन है. आज भी लड़कियों के लिए, व्हेन आई टॉक अबाउट अ फीमेल
एज पर फीमेल पर्सपेक्टिव, उसके लिए सबसे पहले आता है कि इट्स नॉट अ वेरी सिक्योर इंडस्ट्री फॉर फीमेल्स, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी होती है. But again, it was my father only, after talking to a few people around, that he brought the books for my preparations. So मैंने जैसे नीट होता है, जैसे JIT होता है, वैसे ही इसका भी जॉइंट एंट्रेंस, JET सॉरी, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. तो इसका भी था, उसके लिए मेरे फादर ही मेरे लिए बुक्स लेकर आए. मम्मा वॉज द वन जिन्होंने सजेस्ट किया, पापा ने वो थे जो बुक्स लेकर आए मेरे प्रिपरेशन के लिए. तो मुझे फैमिली से कोई ऐसा प्रेशर लगा नहीं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या तुम्हें डॉक्टर बनना है. माई फादर इन फैक्ट वॉन्टेड मी टू बी अ लॉयर, बट when I said that I don't want to go into law, I want to go into this field. ऑब्वियसली थोड़ा फर्स्ट जब आप पहली बार ऐसा करियर सुन रहे हो जो आपने कभी सुना नहीं, तो थोड़ा एक हेजिटेशन होता है, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव आफ्टर. तो आपके नॉन सर्किल में, आपके फैमिली या फ्रेंड सर्किल में किसी की होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं थी, और आप यू आर वन ऑफ द फर्स्ट एंड यू पेनेट. दैट्स गुड, गुड टू नो. हम भी आधे बिहारी हैं तो हम समझ सकते हैं कि जब आपने कहा कि फादर पटना से हैं और मैथ्स उनकी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली शकुंतला देवी ही बनाने के प्रयास में रहे होंगे शुरुआत में. बट इट्स गुड टू नो दैट योर मदर स्टूड विथ यू. शताक्षी, अभी आपसे बात करते करते एक दो बार मैंने ऑब्जर्व किया कि आप मदर के लिए वॉज और फादर के लिए इज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. सो एनी ट्रेजिडी इन द फैमिली? Yes, I lost her a few years ago to cancer. So sorry to hear that. Cancer. I have experienced that. We'll talk about that later. So, what really happened? So she was diagnosed during COVID. So उस समय, of course, it was not easy, neither for me nor for my father nor for my brother. But all of us stood together. So when I say my brother and I are closer, in fact, I am also closer to my father now. So it's all after the tragedy. You know, कुछ होता है घर में, या whenever you experience something so big, you go close. You tend to go closer to your family. I used to be very close to my mother. In fact, मम्मा से मैं सब कुछ शेयर करती थी. May it be like, of course, teenage years में, may it be anything about my school life, my peers, my peer pressure. Like as a teenager, you experience a lot of emotions. You experience a lot of disagreements with your peers. तो वो सब कुछ मम्मा से शेयर करती थी. एंड ऑफ कोर्स शी हैज़ गॉन थ्रू द फेज, तो वो थोड़ा बता सकते थे. एंड तो इट वॉज नॉट ईजी, बट I can understand. It's एंड आई वॉज tough. ऑल्सो वर्किंग एट द टाइम. सो मैंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया था, एंड देन आई वॉज बैक टू वर्क. एंड माई कलीग्स एट द टाइम वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. माई manager, my supervisors, they were quite supportive and had provided me all the support and the break I needed. So जैसे as you know, hospitality industry में we have different kinds of shifts. So वो particular phase के लिए मतलब 1-1.5 महीना I was not given any extended shifts. I was not given any afternoon or night shifts to keep my mind. जब आप टाइमली घर पहुंच रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह टाइमली उठ रहे हैं, तो आपको अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करने का टाइम मिलता है. सो दैट वाज द सपोर्ट आई आल्सो गॉट फ्रॉम माय कलीग्स एज वेल एंड माय supervisors and managers as well. And that was my first job. So getting such great colleagues in the starting of your career was also a good start to my career. Yes, I can understand. I have been through the same phase with my own family. And since it's a long process, you can see something coming up. You're not sure when. So somehow, but mentally you build yourself up during that time. उस समय थोड़ी सी जो चीज़ें मेंटली बिल्टअप भी हो जाती हैं. बट यस, लॉस इज़ अ लॉस. एंड सिंस यू सेड दैट आपकी माता जी ने ही एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़, एंड योर करियर फॉर्मेशन उन्होंने किया. आई एम श्योर यू मस्ट बी मिसिंग हर एंड द एंटायर I फैमिली would मस्ट like बी to say मिसिंग. one thing, like you मतलब ये चीज़ आप of course evident है कि someday this day will come when she will not be there.
but you can never be prepared. Yeah. I have lost my grandmother to a tragedy, but it was accidental death. Oh. So, but what I felt at that time, the same feeling was when I lost my mother. Even though 1.5 साल 2 साल से she was battling cancer, but it was the same feeling. You can never be prepared for a Yes. tragedy like that. यार देखो, आप शताक्षी किसी पेन को अगर आपने 3 महीने यूज़ कर लिया ना, यू गेट अटैच टू दैट पेन ऑल्सो. वो नहीं मिलता है तो आप थोड़े से ना परेशान हो जाते हो. दिस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, बट येस, लूजिंग अ क्लोज वन, फैमिली, स्पेशली मदर, ग्रैंड मदर, इट डेफिनेटली टेक्स अ हिट. बट नाउ विल अगेन कम बैक टू योर फॉर्मेशन डेज एज अ girl during these 2010 to 2015 times. How was the society treating you as a girl? So when, like, as a woman, as a girl, as a teenage girl at the time, so there are a lot of changes that you are experiencing when it comes to physical health and everything. Apart from that, there are changes around you as well in the society. They start looking at you. आप अचानक से एक बच्चे से you have turned into a young woman now. You are treated like a you are not treated like a kid anymore. Exactly. कहीं पर आप हो जाते हो, वो जो टीनेज का टाइम होता है, आप बच्चे भी नहीं हो पर आप बड़े भी नहीं हो, तो आपको वैसे हम लोग को ऐसे ट्रीट किया जाता है उस समय कि कि ये चीज़ में तुम मत पढ़ो, तुम बच्चा हो, ये चीज़ में तुम मत पढ़ो. वो बहुत ही कंफ्यूजिंग एज होता है. अपने सहूलियत के हिसाब से लोग या तो आपको बड़ा बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो, अब तुम बड़े हो गए हो, या फिर अगर उनकी इच्छा नहीं है तो अभी ये नहीं कर सकते, तुम छोटे हो. वेरी कंफ्यूजिंग डेज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फेज वो भी होता है जब आप इतने कंफ्यूज हो दैट यू स्टार्ट डिसएग्रीमेंट्स होती है फैमिलीज़ में, फैमिली के साथ की. तो इन सब चीज़ों में अगेन माई मदर लाइक वॉज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम ऑल्सो. सो मम्मा का यही होता था, मतलब मेरा मम्मा से सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होता था. जैसे मैंने बोला तुम ये मत बोलो क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम ये मत बोलो, नाउ यू आर अ बिग गर्ल, तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, यू शुड नो, वो सब. एंड देन फिर सबसे पहले हमारा आता है कि आप हमें नहीं समझते हो. When we say this, ये किसका था? आपका था कि आप नहीं समझते हो, या मम्मा का था कि आप नहीं समझते हो? ये हमारा था. आपका था. हम टीनेज एज ऐसा एज है जब आपको ऐसा फील होता है कि आपको सामने वाला समझ ही नहीं रहा. एंड इट हैपन्स विथ योर पीयर्स ऑल्सो. इट मतलब, और ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर किसी के टीनेजर के साथ है कि हमारे साथ के जो लोग हैं जो सेम एज ग्रुप में हैं, उस पर भी हमें फील होने लगता है एक पॉइंट पर कि आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहे हो. Because you are yourself so facing so many changes in your life when you are growing up, when you are तो ये है, इतने फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, योर इमोशंस बिकम वेरी पोरस. वो हर चीज़ आता है. तो एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू वर, और मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट फेज, और हर जनरेशन के अपने इश्यूज हैं. एंड दिस एज ऑब्वियसली इट्स अ रिवोल्यूशनरी एज. तो जब मैं 10th-12th में था तो मुझे भी लगता था पापा को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस समय सबसे बड़े ज्ञानी हम अपने आप को खुद ही समझते हैं. सो आई हैव बीन देयर, मोस्ट ऑफ अस, रादर ऑल ऑफ अस हैव बीन टू दैट प्लेस. फैमिली में आपने कहा थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्ट्रप्शंस थे, किसी तरह आपने उसको मैनेज किया, कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, कभी फैमिली ने किया होगा. स्कूल में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम रहा आपके साथ? स्कूल का अगर बात करें तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऑफ कोर्स डिफरेंट टीचर्स होते हैं, एक टीचर होता नहीं है. तो स्कूल के तरफ से कुछ टीचर्स दे कुड अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज़ अ टीनेज क्लास दैट आई एम हैंडलिंग एंड देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग्स, और हर किसी का हैंडल करने का वे अलग था. एंड देयर वाज सम टीचर्स एज वेल जो जिन्हें सिर्फ ये मतलब था कि पढ़ाना है, निकलना है. तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस है. आई वुड नॉट से इट वाज गुड और इट वाज बैड, इट वाज मिक्स्ड. सो बट देयर वर सम टीचर्स आई कैन स्टिल नेम देम, एंड काफ़ी अच्छा था, सपोर्ट था,
काफ़ी देर तक काउंसलिंग सेशंस भी हुए हैं मेरे. काउंसलर थी एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम. सोनाली मैम हुआ करती थी, हमारी काउंसलर थी ये, गाइडेंस काउंसलर थे. सो उनके साथ शी वॉज अ यंग लेडी. शी वॉज वॉट आई एम, द एज आई एम टुडे, शी वॉज दैट एट दैट टाइम. सो शी वॉज अ यंग लेडी एंड तो उनसे मैं कुछ भी शेयर कर सकती थी. तो सपोर्ट अगर स्कूल का उस मामले में देखा जाए कि काउंसलिंग के लिए कोई था कि नहीं, व्हेन स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स academically और पर्सनली, तो उस वे में एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई टॉक अबाउट द स्कूल, इट वाज गुड. इट वाज अमेजिंग बिकॉज काउंसलिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अब तो और ज़्यादा, उस समय शायद उतना नहीं था, लेकिन अब और ज़्यादा, व्हेन mental wellness is very very important for everyone. So Exactly. Now, as a Gen Z, what are your observations about the society? Society को कैसे आप परसीव करते हैं? सोसाइटी कैसे परसीव करती है वो तो रील्स में दिखता है. आप कैसे परसीव करते हो? बिकॉज मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी जेनजी ने वीडियो बनाया हो किसी मिलेनियल के ऊपर, या किसी जो भी उसके पुराने वाले हमारे जैसे जो जेन अल्फा वगैरह हों, या जो भी नाम देते हो इनको. तो हाउ डू यू परसीव द सोसाइटी एज अ जेनजी करेंटली? सोसाइटी इज़ टू मच इनटू क्या उनके आसपास हो रहा है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या उनके साथ हो रहा है. वैलिड, वेरी वैलिड. ओके. तो हम लोग जो हैं, हम लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या कहता है. बिकॉज नाउ वी आर मोर लाइक, हम लोग अपने इमोशन से ना ज़्यादा कनेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. हम लोग को पता है कि हम क्या चाहते हैं. दूसरे क्योंकि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते. व्हेन आई टॉक अबाउट सोसाइटी 90s 80s, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या चाहते हैं. तो वो ये जानना चाहते हैं या वो इसमें लग जाते हैं कि अच्छा मेरा नेक्स्ट जनरेशन जेनजी क्या कर रहा है. हम लोग मतलब जज करने पर सबसे आगे. बहुत चीज़ें अगर मैं सोसाइटी के बारे में बात करूँ कि वो बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट वी डोंट केयर एनी मोर. वी नो दैट वॉट वी वॉन्ट. So I just want to ask, why don't you care anymore? Reason? बिकॉज क्योंकि हम लोग इतना चीज़ देख चुके हैं. मतलब क्योंकि जब हम लोग वी वर बॉर्न, वी रीच द स्टेज व्हेन वी वर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स. सो हम लोग को समझ आ गया कि ओके, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ. अगर अकेडमिक मतलब एक पर्सपेक्टिव लेकर चलूँ, अकेडमिक्स को लेकर चलें, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, उसके लिए जज करेंगे. कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसके लिए जज करेंगे. तो हमें ये समझ आ गया कि हम कुछ भी करें, जज हमें वैसे भी करने वाली है सोसाइटी. सो वी डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है. इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ माई फैमिली इज़ हैप्पी, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट नाउ. तो जैसा आपने कहा कि कोई एकेडमिक्स में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, तो आप इसलिए उसकी इतनी केयर नहीं करते हो इन थॉट प्रोसेस जो दूसरे लेके आते हैं, क्योंकि आपको हर लाइन में अपने अपने करियर के ऑप्शंस दिख रहे हैं जो शायद आज से 20 साल 25 साल पहले कम रहा होगा. तो नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस ऑफ योर करियर. एंड वही पुरानी सोच की नहीं, जो एकेडमिक्स में अच्छा है वही आगे बढ़ सकता है. शायद इस चीज़ को आप लोग अब बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे हो. जी. सो अगर करियर वाइज हम देखें तो आजकल हर चीज़ में आपके पास स्कोप है करियर बनाने का. समवन हु हैज़ अ गुड वॉइस, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बहुत चीज़ें होती हैं. मतलब अब की वो करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं पहले. और इनफैक्ट हमारे फैमिली के बारे में अगर मैं बात करूं, सोसाइटी भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगी है. जजमेंट की अगर बात करें तो वो हमेशा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अब सोसाइटी भी करने लगी है एक्सेप्ट. क्योंकि उनके घर में खुद जेनजी बच्चे हैं, खुद ऐसे बच्चे हैं जो अपना सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इनमें नहीं जाना चाहते. समवन वांट्स टू बी अ कोरियोग्राफर, समवन वांट्स टू बी professional dancer. Apart from that, someone wants to be a musician, someone wants to be in hospitality industry, they want to be a chef,
और they नहीं, want सही में आप जो कह रहे हो इतने सारे ऑप्शंस हैं। मुझे याद है आज से मे बी 30-35 साल पहले जब मैं करियर ऑप्शन सोच रहा था, तो हमारी फैमिली से या हमारे पेरेंट्स से 3 ही ऑप्शन आते थे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या फिर रिक्शा चलाओ। So there were only 3-4 career options that we had. It's good to know that you have so much. Now you know any corporate is also a reflection of the society, है ना। तो इस तरीके की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या डिफरेंस ऑफ थॉट्स हैं इन द करंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो टॉप मैनेजमेंट है, सो ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट है शुड बी अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 45 to 50 प्लस होंगे, और जो एग्जीक्यूटिव अभी आप लोग एंटर कर रहे हो द न्यू एज, डिफरेंसेस आते हैं ऑफिस में। डिफरेंसेस बहुत आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने काम करना सीखा और जब हमने किया सीखा, क्योंकि अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में कि डिफरेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज आपका काम करने का तरीका अलग है। आप जब काम करना सीखे और जब वो आपसे 20 साल पहले उन्होंने काम करना सीखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब हम लोग शायद पैदा ही हुए थे तब उनका करियर शुरू हुआ था, तो उस वे में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। उनको मतलब उस समय इतना प्रेशर भी नहीं था, उस समय आपके पास इतना ज़्यादा शायद प्रेशर नहीं था कि एक काम एक समय पर, और इसलिए टाइम पर भी होते थे काम। लेकिन अब 3 काम आपको मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ रही है, मल्टीटास्किंग बहुत है। नए टेक्नोलॉजी से आपको Exactly. अपग्रेड करना पड़ रहा है, नए सिस्टम के साथ आपको। अब मैनेजर आपको कोई काम देते हैं and you also have your own work to do. Everyone is playing a role in their own field. तो उस रोल के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं कि ये आपको करना है। उसके साथ साथ आपको और काम भी मिलते हैं जो आपके मैनेजर्स देते हैं आपको। बट मैनेजर्स ये मेजर जो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट ये जो मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, तो मेजरली इनका पिन पॉइंट क्या इश्यूज रहते हैं कि आप लोगों में ये इशू हैं, मेजरली ये या रहता 2-3 है आप कि ऐसे कुछ हाईलाइट कर सकते हो? मेजरली ये रहता है कि उनको जो काम जब दिया गया है उस समय एग्जैक्ट चाहिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर आल्सो ऑक्यूपाइड इन सम अदर थिंग। सो दे वांट देयर वर्क, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कहा है, उन्हें उसी समय चाहिए, बट यू ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स। यू and being an executive, I am in my department, so I also have juniors in that are under me, so I also have to look after their work also कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ अगर मेरे मैनेजर कुछ और काम दे देंगे, 3 काम वो चाहते हैं कि मैं एक साथ करूं या हम लोग एक साथ करें, which is not possible. Everything will be go one by one, and that is something the management does not understand, that it takes time to do a certain task, and you already have the task in your hand, so सब कुछ करने में एक साथ तो नहीं हो पाएगा, एक एक तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है? टाइम मैनेजमेंट का है, ऑफ कोर्स है, बट हर चीज़ के लिए वो अगर हम लोग कन्वे भी करेंगे तो दैट इज़ समथिंग दैट आर द मैनेजमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज दे थिंक कि हम तो अपने टाइम पर दे देते थे टाइमली, बट द थिंग इज़ कि आपके टाइम पर जब उनका टाइम चल रहा था तब उस तरह का काम नहीं था। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस चेकिंग विथ व्हाट दे यूज्ड टू डू, एक तरीके का वो बोलते हैं ना कि कंपेयर करना देयर टाइम्स टू दीज टाइम्स, तो वहाँ पे आपको इशू होता है कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जैसा आपने कहा कि वर्कलोड उस समय से अब ज़्यादा है, डिमांडिंग मार्केट है, इस तरीके से आप, मैं जो समझ रहा हूँ आप ये शायद ये कहना। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है? ऑफिस पॉलिटिक्स तो खैर हर जगह होती है, but honestly my organization and my department is very good place I am working at. कहीं कहीं पर कुछ होता है जो प्रेशराइजिंग हो जाता है,
but I have already told this to my father, my peers, everyone, that ऑफिस पॉलिटिक्स जहाँ होता है वहाँ टॉक्सिसिटी होती है. दैट इज समथिंग आई हैव नेवर फेल्ट हियर. आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में फील नहीं किया? आपके फ्रेंड्स होंगे आपके एज ग्रुप के जो शायद और भी कई जगह पे काम करते हैं, तो कभी उनसे कुछ फीडबैक आता है आपको? ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में हाँ, हर जगह होता है. और क्योंकि मेरा फील अलग है, उनका फील बहुत डिफरेंट है. बट ऑफिस पॉलिटिक्स इज समथिंग जो यहाँ पर बहुत हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गया है. क्योंकि माइंड गेम्स माइंड से खेलते हैं जब कि तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है हम लोग सबके लिए. एंड दैट इज़ समथिंग आई थिंक कि वो पहले भी रहा होगा. कभी आपके साथ हुआ? I have faced this in my previous organization, office politics, and that was the time जब I could not think straight, I could not eat properly. वो थोड़ा एक depressing time भी था. Affected your mental health? Yes, it did affect my mental health a lot because as I said मेरा बहुत different shifts होता था. Now मैं रात को late आ रही. That was also in hospitality industry? Yes. Okay. सो मैं रात को लेट आ रही हूँ. आई एंड नाइट स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यू कैन एक्चुअली स्लीप प्रॉपरली. आपका जब माइंड क्लियर हो सकता है, जब आप आराम से अच्छी नींद सो सकते हैं. आप सुबह सोएंगे आपको वो फील नहीं होगा, ना आपको शाम को होगा. जो रात की नींद का सुकून है वो आपको कभी फील नहीं होगा एनी टाइम ऑफ द डे. That is the natural biological cycle. Exactly. We are all brought up into, but yes, different industries have different demands. So वो चीज़ें होती हैं. वहाँ पर अब मैं 1:30-2 बजे अगर लौटती थी, आई कुड नॉट कंप्लीट माई स्लीप साइकिल वेरी वेल. सो एंड उसके साथ अगर ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ भी डील करना पड़े, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू क्लियर योर हेड. So what was your coping mechanism? कैसे कोप किया इस पूरे प्रोसेस को जो शिफ्ट की या बायोलॉजिकल साइकिल के अगेंस्ट काम चल रहा है? बिकॉज यू स्टार्टेड योर करियर, सो योर बॉडी योर माइंड वाज नॉट अकस्टम टू दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट केम एंट्री में ही आपके साथ में जो ऑफिस के तिकड़म चल रहे हैं. आई यूज टू राइट माई इधर माई फीलिंग्स और एनी मतलब कुछ भी अगर मुझे कुछ आई ऑल्सो लाइक टू डू पोएट्री. तो मैं कुछ मतलब लिखने लगती थी, कुछ भी पोएम या कुछ भी. इट वाज मोस्टली, मुझे लगा आप एचआर को लिख देती थी. मेरे थॉट वहाँ पे चले गए. तो आपने अपने लिए लिखा, अपने थॉट्स को लिखा, जिसे शायद मैं वो थॉट्स कहीं बोलती नहीं थी. आई वाज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2022. मैं लिखना मैंने 2015 में शुरू किया था. व्हेन आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, आई यूज्ड टू राइट इवन सम थॉट्स. और थोड़ा मैं बुक भी लिखने की कोशिश की थी उस समय, लेकिन उस समय ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था तो इतना नहीं लिख पाई थी. लेकिन मैं अपने वर्क को लेकर जब व्हेन इट कम्स टू माय पोएट्री और माय राइटिंग, आई वाज वेरी रिजर्व्ड एट द टाइम. तो इट वाज ओनली फॉर माई सेल्फ. बट जब मैं लिखती थी तो मैं सोच कर नहीं लिखती थी. जो आ रहा था मन में वो सब मेरा जाता था मेरे बुक में. Did it help? ये डिड हेल्प. क्योंकि मेरी फीलिंग्स निकल रही हैं. मैं किसी और के साथ वाली शेयर ना कर पा रही हूँ, लेकिन वो एक पेपर पर आ रहा है, कहीं पर मैं वो शेयर कर पा रही हूँ. एंड व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट देयर ओन दिस थिंग ऑल्सो, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरा भाई, कोई भी मुझसे, क्योंकि माई ब्रदर इज़ इन दैट फेज करेंटली जो मैं उस समय थी. ही इज़ 22 राइट नाउ, आई वॉज 22 देन. तो मैं उससे भी यही बोलती हूँ कि अगर कुछ भी हो, you should never bottle up your feelings. You should always convey to someone. It can be your friend, it can be your family, your sister, your brother, your what do you call, like anyone. It can be a counselor also, anyone, but you should at least convey. So that is what we also believe in, and the world is moving in that direction, that it's okay not being okay, and we should skip not talking about yourself, trying to keep everything to your own self. It often harms us in our own thought processes. Exactly. इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी. A few years ago we lost a
big star, Mr. Sushant Singh Rajput. Yeah, So very someone who was sad. so successful, and it came out of like a shock for everyone because Yeah. no one expected that someone a big star like him can do such a thing, क्योंकि उनका करियर बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा था when this happened. कोविड था उस समय, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो आई थिंक एक कनेक्शन रहना बाहर के वर्ल्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नेवर कीप योर सेल्फ लॉक्ड अप, यू शुड नेवर कीप योर फीलिंग्स लॉक्ड अप, you should always express as Yes, much as you that's can. so lovely that you are expressing it here, and I hope lots of people of all age groups, not only your age group, should understand these, that talking about your own emotions and feelings can always be helpful. So, any two suggestions if you like to give to the Gen Z of these times who have started their careers? Two things. फर्स्ट, वर्क प्रेशर के चक्कर में अपना पर्सनल लाइफ ख़राब मत करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के ज़माने में कंपटीशन इतना है दैट परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है. व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस प्रेशर, यू थिंक कि मैं चलो 1 घंटा और दे देता हूँ एंड आई विल बी एबल टू मतलब मेरा ये काम ठीक हो जाएगा. लेकिन उस चक्कर में यू डोंट रियलाइज. अभी आई विल जस्ट टेल यू वन स्टोरी दैट हैपेंड येस्टरडे विथ मी माई सेल्फ. काम के चक्कर में आई ऑल्सो हैड टू, बिकॉज मैं कहीं और भी ऑक्यूपाई थी, मुझे कहीं और जाना था. आई हैड टू गो फॉर एन एक्टिविटी टू एन ऑर्फनेज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कराता है. सो दैट आई कैन गो देयर, आई डिड नॉट हैव माई लंच. So you cannot, you should not starve yourself, you should not pressurize yourself इतना कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो फर्स्ट सजेशन वुड डेफिनेटली भी वर्क प्रेशर में इतना मत रहिए कि आप अपना पर्सनल लाइफ भूल जाए. सो दूसरा मेरा जो सजेशन होगा, जो मेरे पहले सजेशन से ही मिलता जुलता होगा, इट वुड बी दैट कभी भी अगर आपको लग रहा है आप कहीं फंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, टेक अ ब्रेक. 5 मिनट 10 मिनट आपको कोई नहीं रोकेगा. आपको एवरीवन नीड्स अ ब्रेक. अपना माइंड क्लियर करिए फिर आइए, बिकॉज जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं, आपका काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा और आपका दिमाग भी चलता रहेगा गलत डायरेक्शन में. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर माइंड. यू नीड ब्रेक. एवरीवन नीड्स ब्रेक. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर नॉट अ मशीन. Right. You definitely need a break and you should just take it when required. Thank you. And one thing, and last, I like to know from your generation, what do you suggest? It's not your personal industry or personal office that you are going into. It's like across the Gen Z. Any suggestion you would like to give to the top management of the corporates? Do not pressurize anyone. Mm-hmm. हर किसी का अपना पेस होता है काम करने का, एंड आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर डेडलाइंस टू मीट, बट डेडलाइन से 5 मिनट पहले भी अगर आपको मिलता है तब भी डेडलाइन से पहले ही मिल रहा है. हर किसी के पास अपना, एवरीवन इज हैज़ देयर ओन लाइफ ऑल्सो आउट ऑफ ऑफिस. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कंसिडर कि समवन इज गोइंग थ्रू अ फेज, माइट बी यू डोंट नो, तो प्लीज यू शुड नेवर क्रिटिसाइज समवन. You should never say bad to someone. I understand कि काम आपको टाइमली चाहिए, but that does not give you the right to demean someone in front of other colleagues also. Right. कोई उनके, there are their juniors also, there are their seniors also, and there is a respect that we have to maintain in the organization. And अगर आप उन्हें सबके सामने डिमीन करते हैं काम ना होने के वजह से, that would just go toxicize, I believe, the environment. उसको एम्बैरसिंग लगेगा जिसे सुनाया गया है. रिस्पेक्ट चली जाती है दूसरों के मन से भी, एंड काम भी आपको ठीक से होकर नहीं मिलेगा. Exactly. So I hope the industry people, they all get benefited by your thought. Maybe more people come up and talk on these issues that they are going through. And it has been a pleasure and honor meeting you here, Satakshi. And thank you so much for coming. Wish you all the best in your career and future endeavors. Thank you.
सो हमने अभी यही देखा, ये जेनजी जिसको हम ही ने पढ़ाया, हमने इनको एम्पावर किया, टेक्नोलॉजी सिखाई, एकेडमिक्स सिखाया, काम करना सिखाया, लेकिन अब हम अपने तरीके से इनसे काम चाहते हैं, जो अब ये जेनजी नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहिए। बिकॉज एज शताक्षी सेड, yes, there are targets, there are deadlines, but everybody has their own pace, their own style of working. Don't demean anyone. We need to talk about everything in a very polite and structured way. Also, one thing for all the young ones, I said that as Satakshi was very clear that we should write. We should write for ourselves. We should write down our own thoughts. And if required, we should not be afraid of taking any professional help. At Emotionally Yours, we are building mindsets.